नमस्ते दोस्तों। यूपीएससी निर्माण संस्था में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इतिहास। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इतिहास। इतिहास में क्या पढ़ेंगे? तो इतिहास के बारे में पहले जानते हैं इतिहास है क्या। किसी भी जैसे इतिहास का मतलब क्या होता है? इति प्लस ह प्लस आस, ये इस शब्द से मिलकर बना होता है। देखिए इति, ये ह, इसका मतलब आ का मतलब एक पाई, हास। इतिहास, इतिहास का मतलब क्या होता है? बीती हुई बातों का अध्ययन करना, यानी बीती हुई क्या बातों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। बीती हुई बातों का अध्ययन करना इतिहास कहलाता है। अब इतिहास के बारे में हमें इतिहास पढ़ना क्यों आवश्यक होता है? क्योंकि हमें भविष्य में क्या करना है, क्या करने वाले हैं, उससे इतिहास को देखकर पता लगाया जा सकता है कि किसी व्यक्ति का भविष्य कैसे होगा। उसका इतिहास आप जान लेंगे तो उसका भविष्य भी आप आसानी से पता लगाया जा सकता है। जैसे कि आपका इतिहास अगर देखा जाए कि आप बंदूक चला रहे हैं तो आपका वर्तमान और भविष्य भी देखा जा सकता है कि आप एक गुंडे माल बनेंगे या आतंकवादी बन सकते हैं। तो ये कैसे पता चला? इतिहास को जानकर। कैसे कहते हैं लोग कि किसी इंसान को देखकर उसे पहचान लेते हैं और कहते हैं कि नहीं, ये भविष्य में आतंकवादी बनेगा, क्योंकि उसके हाथों में आप बंदूक वगैरह देख लेते हैं और उसके अगर इतिहास के उसके पिछले जानकारी प्राप्त करते हैं तो पता चलता है कि ये तो शुरू से ही गुंडा मवाली था। तो इस प्रकार हम इतिहास की जानकारी प्राप्त करते हैं। अभी इतिहास के बारे में हम इतिहास को किस खंडों में बांट कर पढ़ा गया है उसके बारे में जानकारी करते हैं। देखिए इतिहास को 3 खंडों में बांटा गया है इसे पढ़ने के लिए। देखिए प्राचीन इतिहास, एक मध्यकालीन, और एक आधुनिक। ये थोड़ा इधर कर देते हैं ताकि पूरा हो पाए। इन कालखंडों में हम बांटकर और तब इतिहास का अध्ययन करते हैं ताकि हमें आसानी हो। अब इससे आगे हमें क्या पढ़ना है? इस प्राचीन का पढ़ना है। प्राचीन इतिहास में प्राचीन भारतीय इतिहास, इसे भी पढ़ने के लिए पहले तो हम इतिहास के बारे में ये पढ़ेंगे। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत के इतिहास और आधुनिक भारत के इतिहास का जानकारी रखेंगे। लेकिन इसके ही अंदर हमें क्या पढ़ना है? इसी के अंदर जैसे मध्यकालीन में जैसे पढ़ना होगा अकबर के बारे में, जहांगीर के बारे में, इन लोगों के मुगल लोग के जो भारत में आए उन सभी के बारे में पढ़ेंगे तो मध्यकालीन आएगा। आधुनिक जो अंग्रेज आए हुए वो जैसे कि अंग्रेज आए हमारे भारत पर अधिकार किए, 1897 की क्रांति चली, असहयोग आंदोलन चला। ये सभी टॉपिक में हम ये इन आधुनिक भारत का अध्ययन करेंगे। लेकिन वही प्राचीन भारत का अध्ययन करना होगा तो हम पढ़ेंगे जैसे कि हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, मेन मुद्दा क्या है। तो हमें ऐतिहासिक
ऐतिहासिक मानचित्रावली। मानचित्रावली, ऐतिहासिक मानचित्रावली के बारे में पढ़ना है, जो हमें यूपीएससी के जो हमें देता है, जो 30 अक्षरों में उसका आंसर लिखना पड़ता है, उसके स्थलों के बारे में देता है, उसके स्थल के नामांकित करना पड़ता है और उसके बारे में 30 शब्द लिखना पड़ता है। उसी के बारे में मतलब पढ़ने जा रहे हैं। जैसे प्राचीन भारतीय इतिहास, इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। एक क्या है? एक प्रागैतिहासिक काल और एक आद्यैतिहासिक। आद्यैतिहासिक और ऐतिहासिक। और इनके कालखंड कितने हैं? तो प्रागैतिहासिक 5 लाख से लेकर 8000 BCE इतना तक है। और आद्यैतिहासिक 8000 से लेकर 4000 क्या है? BCE है, यानी। और फिर 4000 से लेकर 2500 BC तक है। अब इसके बारे में जान गए कि ये कितने कालखंडों में ये तो सबसे पुराना है, जब हमारे भारत यानी हमारे जीवन की शुरुआत हुई, उसका कालखंड है। लेकिन आप ये देखेंगे कि इसे क्यों ऐसे बांटा गया है इस कालखंडों को। तो प्रागैतिहासिक काल में क्या पढ़ना है? इसमें सिर्फ स्थल और पुरातात्विक स्थल प्राप्त हुए हैं। जैसे कि कोई वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, सिर्फ वस्तुएं, उस पर चित्रित की गई कुछ निशाने, इस प्रकार की चीज़ें प्राप्त हुई है। उनसे इतिहास, उससे मतलब कार्बन 14 विधि के द्वारा इसे ज्ञात करके और इससे इतिहास का निर्माण किया गया है। जैसे आप मुद्राएं देख लेंगी, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ कि आप ये मुद्राएं देख लेंगी और उस पर रुपया लिखा होगा, तो आप इसे पता लगाया जा सकता है कि हाँ, उस समय रुपया चलता होगा। तो इसी प्रकार से उस वस्तुएं पे चित्रित की गई जो अंकित कुछ प्राप्त होती है, उनसे उस चित्रों से हमें पता चल जाता है। जैसे कि कोई मटका मिला होगा, ऐसे कुछ चीज़ें मिली होंगी। तो इस प्रकार जैसे कि ये चीज़ें मिली होंगी तो पता चलता होगा कि उस समय मटका का निर्माण होता था, मिट्टी से लोग बर्तन बनाते थे। तो इसी प्रकार यहाँ पे मिला था। और यहाँ पे सिर्फ पुरातात्विक स्रोत मिले थे। क्या? पुरातात्विक स्रोत। यहाँ पे स्रोतों के आधार पर ये बांटा गया है कि स्रोत के आधार पर अगर कोई चीज़ें मिली है तो उसके किस हिसाब से इतिहास किस तरह लिखा जाता है कि कोई स्रोत प्राप्त होता है, उसी को अध्ययन करके तब इतिहास का निर्माण होता है और उसे लिखा जाता है। तो स्रोत मिलेगा तब ना, उसी के हिसाब से ये कालखंड बांटा गया है। किसका? प्राचीन इतिहास का। इसे यहाँ पे प्रागैतिहासिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे पुरातात्विक स्रोत मिले हैं। और यहाँ पे पुरातात्विक स्रोत के साथ साथ यहाँ पे जो लिखित स्रोत होते हैं, लिखित स्रोत,
ये भी प्राप्त हुए हैं। लेकिन यहाँ पे पुरातात्विक स्रोत और लिखित स्रोत के साथ साथ यहाँ पे क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखित स्रोत तो मिला है, लेकिन क्या लिखित स्रोत मिला है लेकिन इस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका, इस लिपि को पढ़ा ही नहीं जा सका, इसके शब्दों को हम समझ नहीं पाए। तो इसलिए इसे आद ऐतिहासिक काल कहते हैं, क्योंकि ये आधा अधूरा है। कि यहाँ पे पुरातात्विक स्रोत तो मिला है, जो वस्तु से प्राप्त, जो वस्तु को हम देखकर उससे इतिहास का निर्माण कर देते हैं। लेकिन लिखित स्रोत कैसे मिला है कि उसे देखकर हम इतिहास लिख ही नहीं सकते। आप किसी चीज़ को पढ़ पाएंगे तभी तो आप लिख सकते हैं उसके बारे में, नहीं पढ़ पाएंगे तो उससे उसका अध्ययन करके किस तरह आप लिख पाएंगे। तो इसी तरह यहाँ पे लिखित स्रोत मिले हैं लेकिन इसकी लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता, क्या हड़प्पा सभ्यता, इसकी लिपि को पढ़ा नहीं जा सका, इसलिए ये इतिहास में शामिल नहीं हुआ। इसके बाद ये दोनों अगर जिस काल में जब मिल गई, जिस काल में जैसे कि 4000 BC से लेकर 25,000 BC तक की जो इतिहास है उसमें ये दोनों स्रोत प्राप्त हुए हैं, इसलिए तो ये ऐतिहासिक मानचित्र बन गई। यहाँ पे ये दोनों मिल गए तो इससे इतिहास का निर्माण हो गया। जैसे मध्यकालीन भारत का, या जैसे मेगास्थनीज का इंडिका, उसके कुछ चित्र भी मिले, अशोक के बारे में स्तंभ भी है उसका मिला, और उसके बारे में लिखित विवरण भी मिले जैन ग्रंथ में और बौद्ध ग्रंथ में। मेगास्थनीज ने लिखा, कौटिल्य ने लिखा, बहुत सारे लेखक थे जिन्होंने लिखा। और उसके पुरातात्विक स्रोत भी मिले, जैसे स्तंभ, शिलालेख, अभिलेख, ये सब भी मिले। तो इसलिए वो इतिहास बन गए, उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। लेकिन इनके बारे में उतना इतिहास नहीं बन पाया। देखिए अब इन सभी को छोड़कर हमें इसके बारे में पढ़ना, जो पुरातात्विक स्रोत प्राप्त हुए हैं इनके बारे में, कि कहाँ कहाँ कौन से स्रोत मिले हैं ये प्रागैतिहासिक काल में। तो पुरातात्विक स्रोत के पहले सबसे पहली बार जब खोजी तो क्या प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ, ये है भारत। भारत के चित्र हम अच्छे से बना सकते हैं। देखिए ये देखिए थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, लेकिन समझ में आ जाएगा। देखिए ये भारत के उत्तरी भारत का नक्शा है, और यहाँ पे है
इधर के इलाके हैं जो उत्तर प्रदेश है। यहाँ पे कैसे बताएं आपको, जैसे इधर के जो उत्तरी भारत है, यहाँ पे जो है उत्तर प्रदेश है। यहाँ पे इधर से क्षेत्र है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश है। ठीक है, अब यहाँ के इधर के क्षेत्र में देखिए, इधर के क्षेत्र में यहाँ पे क्या है, मिर्जापुर। यहाँ पे क्या है, मिर्जापुर है। और इस मिर्जापुर में एक नदी है, बेलन नदी, और इसलिए इसे कहा जाता है बेलन घाटी। इसी के किनारे है, इसलिए इसे कहा जाता है बेलन घाटी। अब आपको चित्र द्वारा नक्शे द्वारा हम बताते हैं। ये देखिए, यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे मिर्जापुर है और इधर से ही इधर का नदी गंगा नदी जा रहा है, और इसके दक्षिण में है बेलन नदी के दक्षिण में मिर्जापुर, और इसी में यहीं पे है बेलन घाटी, और यहीं पे है जो बेलन घाटी सभ्यता जो हमें प्राप्त हुई है वो है। यहीं से हमें कुछ वस्तुएं प्राप्त हुई, कुछ पुरातात्विक स्रोत प्राप्त हुए। पुरातात्विक स्रोत क्या होता है, खुदाई अगर कर रहे हैं आप, और खुदाई से प्राप्त जो वस्तुएं प्राप्त होती है, और उसका अध्ययन करके हम कार्बन 14 की विधि द्वारा उसका कालखंड देख लेते हैं कि कितने वर्ष पुराना है, और उसके बाद हम उसका अध्ययन करके इतिहास जो लिखते हैं वही है पुरातात्विक स्रोत। देखिए, ये है मिर्जापुर, जो गंगा नदी यहाँ पे है, गंगा नदी बहता है, ये इधर से जाकर मिल जाता है। देखिए यहाँ पे बिहार के थोड़ा सा इधर पश्चिम में यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे है, और गंगा नदी के दक्षिण में स्थित है। तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं कि ये उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश जो राज्य है, उत्तर प्रदेश की गंगा नदी, यहाँ से जो निकलती है गंगा नदी, इसके दक्षिण में क्या स्थित है, मिर्जापुर, और मिर्जापुर में ही बेलन घाटी स्थित है। यहाँ से किस काल के साक्ष्य मिले हैं, तो आपको एक चीज बताना हम भूल गए। देखिए यहाँ पे जो प्रागैतिहासिक काल में जो पुरातात्विक स्रोत है, इसको क्या कहा जाता है, पाषाण। इसको भी यह पाषाण जो कैसे, जैसे पहले के व्यक्ति जो थे वो पत्थर पे निर्भर थे, किसी भी कार्य में पत्थर का इस्तेमाल करते थे, वो चाहे शिकार करने में हो, कुछ और कार्य करने के लिए भी हो, सभी में पत्थर का उपयोग करते थे। तो इसीलिए इसे पाषाणकालीन स्थल मतलब पाषाण काल कहा जाता है। और इसको किस काल में बांटा गया है, तो इसको भी 3 कालखंडों में बांटा गया है। पहला है पूर्व पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, और तीसरा है नव पाषाण काल। और इसको भी जो ये पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ये किस कालखंड किस कारण, तो जो सबसे भद्दा किस्म का था जो पत्थर,
उसे इस पूर्व पाषाण काल, जैसे कोई व्यक्ति जो था, जो शिकार पर जाता था, वो सबसे भद्दा किस्म का पत्थर का इस्तेमाल करता था, जो ऐसे ही उठाकर किसी को मार देना, ऐसे जिससे जो जानवर थे वो जल्दी नहीं मरते थे शिकारी पे, और वे जल्दी उसका भोजन प्राप्त नहीं होता था। इस भद्दे किस्म के पत्थर को पूरा पाषाण कहते हैं। और उससे थोड़ा मजबूत हुआ, जो नुकीला हुआ थोड़ा सा, और इसे पकड़ कर इसे मारेंगे तो उसे थोड़ा हल्का सा उससे चोट लगेगा और थोड़ी देर के बाद वो मर जाएगा। इस प्रकार के किस्म का। फिर नवपाषाण में सबसे नुकीला, वो जैसे इस तरह इतने दूर से भी फेंका जाए तो उससे लगे तो वहीं पे ख़त्म हो जाता था। इस प्रकार का पाषाण पाया गया। लेकिन इसमें भी पूर्व पाषाण काल में इसे भी 3 कालखंडों में बांटा गया है। एक पूर्व पूरा पाषाण काल, एक मध्य पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, और एक उच्च पूरा पाषाण काल। उच्च पूरा पाषाण काल। देखिए, अब इसके अंदर देखिए, ये मध्य पूरा पाषाण काल है, ये मध्य पाषाण काल है। इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है, ये सिर्फ मध्य पाषाण काल है, ये मध्य पूरा पाषाण काल है, ठीक है। और ये नवपाषाण काल, ये उच्च पूरा पाषाण काल है। तो इसके अंदर इसका अध्ययन करना है, इस काल का अध्ययन, क्योंकि इसमें जो है थोड़ा भद्दा किस्म का पत्थर मिलता है। फिर इसमें जो है इससे अच्छा किस्म का पत्थर इसमें सबसे अच्छा इसी काल में मिला, और सबसे बढ़िया किस्म का था, जो इस तरह मारा और तुरंत ही मर गया, वो जानवर जो है वो मर गया। इस प्रकार का पत्थर इसमें पाया जाता था। लेकिन हमें पढ़ना है इसके बारे में, तब फिर इसके बारे में, फिर इसके बारे में, सभी कालखंड के बारे में पढ़ेंगे। अब क्या पढ़ना है हमें? पूरा पाषाण काल के बारे में। तो मैंने आधा अधूरा आपको यहाँ पे बताया था, तो ये वाला समझ में आ गया होगा आपको कि बेलन घाटी, यहाँ से किस साक्ष्य का प्राप्ति हुई है? यहाँ से तीनों काल की प्राप्ति हुई है। उच्च पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च मतलब क्या कहा जाता है यहाँ पे, पूर्व पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल, तीनों के साक्ष्य यहाँ पे मिले हैं। जैसे कि यहाँ से हस्त, कुठार और वेदारणी के साक्ष्य मिले हैं। हम आपको चित्र द्वारा दिखा सकते हैं। देखिए कैसे पत्थर है, इसका लाइट ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं। देखिए ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए है, देखिए ये नुकीला है, देखिए ये देखिए कितना भद्दा है, फिर उससे नुकीला है, फिर उससे नुकीला, फिर उससे ये सबसे नुकीला, ये सब इस प्रकार का था। और वेदारणी भी इसी प्रकार का है होगा। देखिए ये कैसे हाथों में पकड़े हुए हैं। देखिए ये सबसे भद्दा है, देखिए इससे थोड़ा हुआ, फिर उससे थोड़ा, देखिए ये सबसे नुकीला हो गया, जिसे आप मारेंगे तुरंत वो जो सामने वाला होगा वो मर जाएगा। इस प्रकार के स्थल वहाँ पे जो पत्थर थे वो पाए गए। क्या क्या के यहाँ पे स्थल जो पुरातात्विक स्रोत है वो पाए गए। तो यहाँ पे हस्त, कुठार, और एक वेदारणी, ये 2 चीजें पाई गई। और यहाँ के लोहदा नाला से क्या प्राप्त हुई है? तो मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है। ये देख सकते हैं आप, ये कई सारी मूर्तियां हैं, इसी प्रकार की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं।
जो मातृ देवी की मूर्तियाँ कहलाती है। देखिए क्या मातृ देवी की मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। तो आपसे पूछा जाएगा 30 शब्दों में, तो ये आप लिख सकते हैं कि बेलन घाटी जो है मिर्ज़ापुर के, जो क्या हुआ, उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के दक्षिण और बिहार के पश्चिम में स्थित है। और गंगा नदी के पश्चिम और बिहार के गंगा नदी के दक्षिण और बिहार के पश्चिम में मिर्ज़ापुर स्थित है, जहाँ के उसके अंदर बेलन नदी है। बेलन नदी के किनारे इस बेलन घाटी की सभ्यता के खोज, मतलब वहाँ पे इस चीज़ की खोज की गई, और वहाँ से वो हस्त कुठार और बेदारनी और लोहदा नाला से मातृ देवी की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। तो इस बारे में आप 30 शब्दों में लिख सकते हैं। तो इसके बारे में इतना आप जानकारी प्राप्त किए। इसके बाद अगले वीडियो में हम अन्य किसी और स्थल को लेकर आएंगे, इसी पूरा पाषाण कालीन स्थल से लेकर आएंगे। तो गुड बाय दोस्तों। अगले वीडियो में हम इसी प्रकार के टॉपिक्स लेकर आएंगे।